हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट एनी 3 कंडीशंस विच रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसी कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें विधानसभा का जो सदस्य होता है उसका टर्मिनेशन हो जाता है, उसको उससे बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कौन सी कंडीशंस होती हैं? टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर आइदर ऑफ द हाउस ऑफ कैन हैपन इन फॉलोइंग कंडीशन। दोनों ही सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य की जो सदस्यता होती है, मेंबरशिप होती है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है निम्नलिखित कंडीशन में। कौन कौन सी कंडीशन में? इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड फॉर बोथ हाउसेज ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर। यदि किसी भी व्यक्ति को जिसको इलेक्ट किया गया है बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटर, ठीक है, चाहे उसको विधानसभा के लिए इलेक्ट किया गया है अथवा विधान परिषद के लिए, देन ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउसेज। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को दोनों ही सदनों के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है, इलेक्टेड फॉर बोथ हाउसेज, तो उसको एक हाउस से आइदर ऑफ हाउस रिजाइन देना पड़ता है, एक हाउस छोड़ना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। मीन्स एक साथ वो दोनों ही हाउसेस का सदस्य नहीं रह सकता है। ठीक है, अगर वो दोनों हाउस का सदस्य रहता है तो ऐसी कंडीशन में उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इफ अ मेंबर रिमेन्स अब्सेंट, यदि विधान परिषद या विधानसभा का कोई भी सदस्य एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, फ्रॉम द सेशन ऑफ हाउस, ठीक है, हाउस के सत्र से अनुपस्थित रहता है, विदाउट परमिशन ऑफ कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन 60 डेज। अगर विधान परिषद या विधानसभा का कोई भी सदस्य सत्र से बिना परमिशन से वो लगातार 60 डेज 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है, उसको ख़त्म कर दी जाती है। तीसरी कंडीशन कौन सी है? इफ अ पर्सन लॉसेस द एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ इवन आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द हाउसेस। यदि कोई सदस्य कोई मेंबर बन गया है विधान परिषद या विधानसभा का, ठीक है, और बनने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी खो देता है, उसकी योग्यता खो देता है, ठीक है, तो उसकी जो सदस्यता होती है वो समाप्त कर दी जाती है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में किसी भी सदन के सदस्य की जो सदस्यता होती है वो समाप्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं उनके बारे में बताइए। क्या ड्यूटीज़ होती हैं? फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के स्पीकर की निम्नलिखित ड्यूटीज़ होती हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कॉन्डक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। हाउस की जो कार्रवाई होती है उसको चलाता है और सत्र की, विधानसभा का जो सत्र होता है उसकी अध्यक्षता करता है। ही रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग पीस एंड डिसिप्लिन इन द हाउस। संसद में, विधानसभा में वो डिसिप्लिन और शांति और अनुशासन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, मेंटेन रखता है। एंड कैन टेक नेसेसरी एक्शंस टू इंश्योर दैट, और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो महत्वपूर्ण जो कदम होते हैं, एक्शन होते हैं, उनको भी उठा सकता है। ही कैन डिसाइड ऑन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑन द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। हाउस का जो लीडर होता है, नेता होता है, उसकी सलाह पे उसका जो मुद्दा होता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको निर्धारित करता है, डिसाइड करता है। ही अनाउंसेस द रिजल्ट आफ्टर वोटिंग। वोटिंग के बाद वो रिजल्ट को अनाउंस करता है। किसी पर्टिकुलर इशू को लेके, किसी पर्टिकुलर बिल को लेके बहस होती है, तो उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग का रिजल्ट क्या है, इसको स्पीकर ही अनाउंस करता है। He does not participate in voting in normal circumstances. सामान्य परिस्थितियों में
जो स्पीकर होता है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है, बट लेकिन इन केस ऑफ टाई ही यूटिलाइज हिज कास्टिंग वोट। अगर टाई हो जाता है, बराबर पे हो जाता है वोटिंग सिस्टम, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है वो अपना निर्णायक वोट देता है। ठीक है, पीछे भी आपने पढ़ा चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 इज अज्यूम दैट मेंबर ऑफ द हाउस वांट टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्सप्लेन द मेथड विच दे विल हैव टू फॉलो। आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि जो मेंबर्स हैं हाउस के, वो हाउस के स्पीकर को, जो अध्यक्ष है, उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके रिमूव करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो क्या तरीका है? फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फॉलोइंग स्टेप नीड टू बी टेकन। स्पीकर को रिमूव करने के लिए निम्नलिखित स्टेप लिए जा सकते हैं। A no confidence motion is introduced in legislative assembly to this effect। इस प्रभाव के लिए, इस इफेक्ट के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, पारित किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली नीड टू पास द नो कॉन्फिडेंस मोशन बाई सिंपल मेजोरिटी। और विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वो साधारण बहुमत से पास होता है। नोटिस फॉर वोटिंग ऑन रिमूवल ऑफ स्पीकर शुड बी गिवन एटलीस्ट 14 डेज एडवांस। स्पीकर को उनके पद से रिमूव करने का जो नोटिस होता है वो 14 डेज पहले देना होता है। तो इन कंडीशन, ये मेथड होता है स्पीकर को हटाने का। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच मेथड नीड्स टू बी फॉलोड इफ राजस्थान वांट टू एस्टेब्लिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाना है या राजस्थान चाहता है कि वहाँ विधान परिषद का गठन हो जाए, तो उसके लिए कौन सा मेथड जिसकी आवश्यकता होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ता है? आर्टिकल 169 सेज, आर्टिकल 169 कहता है इफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ प्रपोजल बाय 2/3 मेजोरिटी। यदि कोई जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसके प्रस्ताव को 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, जो भी सदस्य उस समय प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो सदस्य उपस्थित रहते हैं, वोटिंग करते हैं, तो उनके द्वारा 2/3 मेजोरिटी से उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। देन द पार्लियामेंट विल मेक द लॉ। तो उसके बाद पार्लियामेंट कानून बनाती है फॉर क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दैट स्टेट। उस पर्टिकुलर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का था, उसको अबॉलिशन करने का। ठीक है, एट प्रेजेंट राजस्थान हैज़ ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। वर्तमान में आपने पीछे भी पढ़ा, राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ये भी एक ही हाउस है, यहाँ पे यूनिकैमरल है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान हैज़ पास द बिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड हैज़ सेंट दिस बिल फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, राजस्थान की विधानसभा में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बिल पास हो चुका है और ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स इट्स अप्रूवल, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अप्रूवल दे देती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन राजस्थान वुड बिगिन। उसके बाद राजस्थान में विधान परिषद का जो प्रोसेस है, बनाने का गठन है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द गवर्नर। गवर्नर बनने का क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आंसर इज फॉलोइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गवर्नर। गवर्नर के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी हैं? अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो व्यक्ति भारत का निवासी होगा वही गवर्नर बन सकता है। द पर्सन शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड और एबव। उसकी उम्र 35 ईयर्स अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। द पर्सन कैन नॉट कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव वंस ही और शी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। एक बार अगर कोई व्यक्ति गवर्नर अपॉइंट हो जाता है तो वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का किसी भी हाउस का सदस्य नहीं रह सकता है। ठीक है, न ही वो सांसद रह सकता है राज्यसभा या लोकसभा का, और ना ही वो विधान परिषद या विधानसभा का मेंबर रह सकता है। द पर्सन कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो कोई भी दूसरे लाभ, सरकारी लाभ न ले रहा हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। और भी कंडीशन है उस राज्य का, जिस राज्य का उस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जा रहा है उस राज्य का निवासी ना हो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द डिस्कशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर की जो विवेकात्मक पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? आंसर इज व्हाइल द गवर्नर हैज नॉट बीन गिवन डिस्कशनरी पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा गवर्नर को डिस्कशनरी पावर्स नहीं दी गई है एंड ही इज एक्सपेक्टेड, और उससे उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है, टू वर्क एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, वो कैसे वर्क करेगा? एक संवैधानिक मुखिया के तौर पे वर्क करेगा। स्टिल मैनी सिचुएशन अराइज व्हेन ही नीड्स टू यूज हिज डिस्कशनरी पावर्स। फिर भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस अराइज होती हैं, ऐसी स्थिति में उसको ऐसी पावर्स का यूज़ करना पड़ता है। सच सिचुएशंस कैन बी एज फॉलोज। ये स्थितियाँ, ये सिचुएशंस निम्नलिखित हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर अंडर स्पेशल सिचुएशन। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी डिस्कशनरी पावर्स को यूज करता है। रिमूविंग द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। कॉलिंग द सेशन और एंडिंग द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सत्र बुलाने या समाप्त करने के लिए। डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को भंग करने के लिए। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने के लिए। सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन इन द स्टेट, राज्य में संवैधानिक स्थिति क्या है इसके रिगार्डिंग वो प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन भेजता है, सूचना भेजता है। सेंडिंग एनी बिल फॉर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट, किसी भी बिल को वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है जिस बिल को विधानसभा के द्वारा पास किया गया है, और उस बिल को वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है उनकी अप्रूवल के लिए। रिटर्निंग अ बिल फॉर रिव्यू, उसको दोबारा से पुनर्विचार के लिए वो बिल को वापस कर सकता है। रिक्वेस्टिंग द प्रेसिडेंट फॉर डायरेक्टिव बिफोर इशूइंग एन ऑर्डिनेंस, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस लाने से पहले, अध्यादेश लाने से पहले राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है। तो ये कुछ डिस्कशनरी पावर्स हैं जिनको गवर्नर जो होता है, राज्यपाल होता है, वो संविधान के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए यूज करता है। यद्यपि इन पावर्स को संविधान में नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट। राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैसे गठन होता है उसके बारे में बताइए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर्म एज फॉलोज। राज्य में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होता है वो निम्नलिखित तरीके से होता है। कैसे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट को फॉर्मेशन करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 164 सेज, संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है दैट द गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है एंड विल अपॉइंट द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और बाकी दूसरे मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। द एक्सेप्टेड प्रेसिडेंट्स ऑन दिस मैटर इज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। और प्रक्रिया ये होती है कि जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द अदर मिनिस्टर्स एंड ही सेंड्स अ लिस्ट टू द नेम ऑफ डिपार्टमेंट टू द गवर्नर। मुख्यमंत्री क्या करता है? मिनिस्टर्स की एक लिस्ट तैयार करता है, ठीक है, उनके विभाग के साथ साथ, और वो लिस्ट किसको भेजता है? गवर्नर के पास भेजता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कैबिनेट इज प्रिवेलिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कैबिनेट का जो गठन करने का कार्य है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। नंबर ऑफ मेंबर इज द कैबिनेट इज डिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। कैबिनेट में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, कितने मिनिस्टर्स होंगे, इनकी जो संख्या होती है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा डिसाइड की जाती है। द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में एक संशोधन हुआ है 91st, had limited the number of ministers to 15% of the number of members in the legislative assembly। जो कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उनका 15% ही जो रेशियो है, इतने 15% मेंबर्स ही मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू कीप इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स वाइल सेलेक्टिंग द मिनिस्टर्स।
मिनिस्टर्स को नियुक्त करते समय, सेलेक्ट करते समय निम्नलिखित बातें मुख्यमंत्री को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ऑल रीजन्स एंड क्लासेस ऑफ द स्टेट आर गिवन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। राज्य के सभी क्षेत्र और सभी वर्गों की समान रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, तो कैबिनेट में सभी की सहभागिता हो जाए। जनरली द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर फ्रॉम हिज ओन पार्टी। सामान्य रूप से जो मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है वो अपनी ही पार्टी से करता है। सो दैट द कैबिनेट कैन वर्क लाइक अ यूनाइट, जिससे कि जो कैबिनेट है पूरा एक यूनाइट होके वर्क कर सके। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो कैसे स्टेट में वर्क करता है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई होती है वो होती है मंत्रिपरिषद। इट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच टेक डिसीजन इन इंपॉर्टेंट इशूज। ये मंत्रिपरिषद ही होता है जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इशूज होते हैं, उन पे फैसले लेता है, निर्णय लेता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली कॉन्डक्ट्स मीटिंग ऑन अ वीकली बेसिस। सामान्य रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो वीक में एक बार मीटिंग्स को कॉन्डक्ट करता है। बट द चीफ मिनिस्टर कैन कॉल अ मीटिंग एज पर द नीड। लेकिन मुख्यमंत्री को जब आवश्यकता होगी तब वो मीटिंग्स को बुला सकता है। सच मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और बाय द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स इन एब्सेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और अगर मुख्यमंत्री नहीं है, वो अनुपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मंत्री हैं, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर अ कोरम इन द मीटिंग्स। मीटिंग में किसी भी कोरम्स की आवश्यकता नहीं होती है। देयर आर टू मेन रूल्स वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दे आर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेक्रेसी। दो मुख्य नियम होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वर्क करने के, मंत्रिपरिषद के वर्क करने के दो मुख्य नियम होते हैं। वो होती है जिम्मेदारी होती है काहे की सीक्रेसी की, पद और गोपनीयता की जो जिम्मेदारी होती है वो सबको निभानी पड़ती है सामूहिक रूप से। ऑल डिसीजंस आर जनरली टेकन बाई कंसेंसस इन मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉन्सेंसस सामान्य रूप से जितने भी निर्णय होते हैं वो सभी की सहमति से लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद की। इन केस ऑफ डिस्प्यूट द डिसीजन इज टेकन बाई डिबेट इन डिस्कशन एंड द डिसीजन इज कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्टिव डिसीजन। तो कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सोल्यूशन कर लिया जाता है, उसको सुलझा लिया जाता है, और जो भी फैसला होता है डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, तो उस फैसले को सभी का फैसला, कलेक्टिव डिसीजन, सामूहिक फैसला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट एनी टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या होता है? फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर जज ऑफ द हाई कोर्ट। द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। द पर्सन शुड हैव वर्कड एन अ जुडिशरी पोस्ट इन द स्टेट और फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और वो राज्य में किसी न्यायिक पोस्ट पे कम से कम 10 सालों तक रहा हो, 10 ईयर्स तक उसने सेवा दी हो। द पर्सन शुड हैव वर्कड एज एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन अ हाई कोर्ट और 2 or more कोर्ट्स इन अ स्टेट। राज्य में हाई कोर्ट, ये क्या, एक से अधिक कोर्ट्स में वो 10 साल तक अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है जज बनने के लिए। अब आइए देखते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एनालिसिस द फॉर्मेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के क्या कार्य होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं, उनके बारे में विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए। तो क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। विधानसभा का जो गठन होता है, मिश्रण होता है, वो होता है जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, जिनको हम विधायक या MLAs कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउएवर 1/6 ऑफ द मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। यद्यपि 1/6% जो सदस्य होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इज द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। जो स्टेट लेजिस्लेटर होता है, राज्य का विधानमंडल, वो राज्य का विधानमंडल होता है एंड हैज़ बीन गिवन वर्स्ट पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के द्वारा इसको बहुत सारी पावर्स दी गई है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एज फॉलोज। इसकी राज्य के जो विधानमंडल होता है इसकी निम्नलिखित पावर और फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव वर्क। स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द राइट टू मेक लॉ ऑन ऑलमोस्ट ऑल दो सब्जेक्ट विच कैम अंडर द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट।
जो राज्य का विधानमंडल होता है उसको अधिकार प्राप्त है ऐसे कार्यों, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषयों पे कानून बनाने की, नियम बनाने की जो स्टेट लिस्ट में इन्वॉल्व है, स्टेट लिस्ट में शामिल हैं अथवा कंकरेंट लिस्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में शामिल हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नॉर्मल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो सामान्य बिल होते हैं, ठीक है, आम विधेयक होते हैं, उनको सदन के विधान परिषद या विधानसभा दोनों से किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द अल्टीमेट पावर इन दिस रिगार्ड। लेकिन जो अंतिम पावर है, अंतिम शक्ति है, वो विधानसभा को प्राप्त है। फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेचर मेनली लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेचर है मुख्य रूप से वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द मनी इशू ऑफ द स्टेट। राज्य के जितने भी मनी इशू होते हैं, पैसे संबंधित मामले होते हैं, उसके ऊपर इसका नियंत्रण होता है विधानसभा का। वर्क रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस कैन ओनली बी डन व्हेन द बजट इज पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। आय और व्यय का वर्क तभी हो सकता है जब कोई भी बजट विधानसभा के द्वारा पास हो जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक इन मनी फॉर एक्सपेंस फ्रॉम द स्टेट फंड ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट बिल इज पास बाय द लेजिस्लेटर। राज्य सरकार तभी वहाँ से पैसा ले सकती है खर्च के लिए जब एप्रोप्रिएट जो बिल होता है, स्टेट फंड एंड ओनली एप्रोप्रिएट बिल इज पास बाय द लेजिस्लेचर। उचित बिल जब विधानमंडल के द्वारा पास हो जाता है तभी स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंस के लिए मनी को बोरो कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रशासनिक शक्ति। बिकॉज ऑफ प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम इवन स्टेट, राज्य में भी व्यवस्था है लेजिस्लेटिव सिस्टम की। द कैबिनेट ऑफ ए स्टेट इज आंसरेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो राज्य के विधानमंडल के लिए जो कैबिनेट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। स्पेशली टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर इट्स वर्क्स, विशेष तौर पे जो विधानसभा है उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मिनिस्टर्स। जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो मिनिस्टर्स से प्रश्न पूछ सकते हैं विच आर रिलेटेड टू दियर डिपार्टमेंट। जो उन विभाग से संबंधित मिनिस्टर्स हैं उनसे जो दूसरे सदस्य हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको उसके लिए उत्तर देना होता है, वो आंसरेबल होते हैं। मेंबर कैन पास द प्रपोजल ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट मिनिस्टर्स। वो आलोचना के लिए प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं विधानसभा के जो सदस्य होते हैं मंत्रियों के खिलाफ। कैन ब्रिंग स्टे मोशन, ठीक है, और उनको स्थिर रख सकते हैं। मोर ओवर लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आल्सो पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द कैबिनेट इन दैट सिचुएशन। और इस स्थिति में जो विधानसभा होती है वो मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। द कैबिनेट हैज़ टू रिजाइन, तो इस स्थिति में कैबिनेट को रिजाइन देना पड़ सकता है। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन के लिए पावर। अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एट लीस्ट half of the state need to be taken for a bill which is passed by the parliament to amend certain sections of the constitution। संविधान के किसी भी सेक्शन में अमेंड के लिए, संशोधन के लिए कम से कम जो स्टेट्स की असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, तो उनका 50% से अधिक सहभागिता होनी जरूरी है, सहमति होनी जरूरी है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ लिस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, आधे से अधिक जो राज्य हैं वो लगभग सहमत हों। However, legislative council do not have the right to amend the constitution। यद्यपि विधानसभा को ये पावर प्राप्त नहीं है संविधान में संशोधन के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली गिव इस प्रपोजल और डिसअप्रूवल। और जो विधान परिषद होता है वो सिर्फ अपनी सहमति, अप्रूवल या डिसअप्रूवल दे सकती है इस स्थिति में। इलेक्शन रिलेटेड पावर्स, चुनाव संबंधी शक्ति। Elected members of legislative assembly participate in the election of the president। विधानसभा के चुने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एनालिसिस द फॉर्मेशन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पिछले क्वेश्चन में विधानसभा की पावर्स, गठन और शक्तियाँ पूछ रहा था। क्वेश्चन इसमें है विधान परिषद का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, क्या वर्क होता है। तो आंसर इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल
अ परमानेंट हाउस आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। एक परमानेंट स्थायी सदन होता है और इसके जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया के तहत चयन होता है। फॉलोइंग आर द राइट एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के निम्नलिखित कार्य होते हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेशन एक्सेप्ट द मनी बिल, मनी बिल को छोड़ के। ऑल अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य के विधानमंडल में मनी बिल को छोड़ के बाकी जो ऑर्डिनरी सामान्य बिल होते हैं उनको किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। बट द बिल शुड बी पास बाई बोथ ऑफ द हाउसेस, लेकिन कोई भी सामान्य बिल भी दोनों ही हाउसेस से पास होना आवश्यक है। आर्टिकल 197 सेज, अनुच्छेद 197 कहता है दैट इफ अ बिल इज पास्ड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली। अनुच्छेद 197 के अनुसार यदि कोई बिल विधानसभा के द्वारा पास हो गया है एंड इज रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसको विधान परिषद के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन पासेस दैट बिल एंड सेंड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा फिर से उसी बिल को पास करती है और विधान परिषद को भेज देती है। सेम प्रोसेस इज अप्लाइड व्हेन लेजिस्लेटिव काउंसिल मेक्स सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द बिल। तो वही प्रोसेस अपनाया जाता है कि अगर कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन करती है विधान परिषद उस बिल में, और होल्ड द बिल अप टू 3 months आफ्टर दिस पासिंग, अथवा इस बिल को पास होने के बाद 3 महीने तक रोक लेती है, होल्ड कर लेती है। आफ्टर इट्स पासिंग फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा से पास होने के बाद, इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अगेन रिजेक्ट द बिल और होल्ड द बिल फॉर 1 month, अगर फिर से विधान परिषद उस बिल को रिजेक्ट कर देती है अथवा होल्ड कर लेती है और मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स, या ऐसे अमेंडमेंट करती है बिल में विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के लिए स्वीकार्य नहीं है, देन द बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास फ्रॉम द बोथ ऑफ हाउसेस। तो ऐसे बिल को दोनों ही सदनों से ऐसी स्थिति में पास मान लिया जाता है। दस लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन होल्ड एनी नॉर्मल बिल टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 months। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी बिल को होल्ड करने का जो टाइम है, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कितना है, मैक्सिमम 4 month। किसी भी बिल को वो 4 महीने तक रोक सकता है, नॉर्मल बिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट मेक अ बिल नल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी बिल को समाप्त नहीं कर सकता है। फंक्शन रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से संबंधित कार्य। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कैबिनेट के भी मेंबर्स हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन कंट्रोल द कैबिनेट। जो विधान परिषद होता है वो कैबिनेट को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, थ्रू क्वेश्चंस, प्रपोजल्स एंड डिबेट्स, बट इट हैज़ नो राइट टू रिमूव द कैबिनेट। लेकिन कैबिनेट को रिमूव करने का इसको अधिकार प्राप्त नहीं है। दिस राइट हैज़ ओनली बीन गिवन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये राइट विधानसभा को ही प्राप्त है। फाइनेंशियल वर्क, वित्तीय कार्य। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज, संविधान स्पष्ट रूप से कहता है दैट अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, उसको सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में नहीं। When the legislative assembly passes a money bill and sends it to legislative council, यदि विधानसभा किसी मनी बिल को पास करती है और इसको विधान परिषद को भेजती है फॉर रिकमेंडेशन, ठीक है, उनकी सलाह मांगने के लिए, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन होल्ड द बिल ओनली अप टू 14 days। तो मनी बिल को विधान परिषद 14 days तक होल्ड कर सकती है, रोक सकती है। इफ इट डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 days, यदि विधान परिषद 14 days के बाद बिल को रिटर्न नहीं करती है, देन द बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड बाई बोथ हाउसेस। तो बिल को दोनों ही सदनों से पास मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ अ नॉर्मल बिल इन अ स्टेट लेजिस्लेचर। नॉर्मल बिल्स का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है विधानमंडल में।
नॉर्मल बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉलोइंग स्टेप। समान बिल विधानसभा में निम्नलिखित प्रोसेस से प्राप्त होता है, पास होता है। द बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस। जो नॉर्मल बिल होता है उसको दोनों ही हाउसेज में से किसी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अ नॉर्मल बिल नीड्स टू पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस। दोनों ही हाउसेस से ये सामान्य बहुमत से पास हो जाता है। इफ अ बिल passed by the legislative assembly it is sent to legislative council। कोई भी बिल होता है यदि उसको विधानसभा पास कर देती है फिर उसको विधान परिषद में भेजा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन होल्ड द बिल ओनली अप टू 14 डेज। विधान परिषद उस बिल को 14 डेज तक रोक सकती है। इफ द बिल इज नॉट रिटर्न विद इन 14 डेज, यदि 14 डेज के भीतर अंदर उस बिल को रिटर्न नहीं किया जाता है तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पास बाय द बोथ हाउसेस। तो फिर ऐसे बिल को दोनों ही हाउसेस से पास मान लिया जाता है। वंस द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर इज सेंट टू द गवर्नर फॉर इट्स असेस्ड। तो एक बार जब बिल पास हो जाता है विधानमंडल के द्वारा तो उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है उनकी सहमति के लिए, अप्रूवल के लिए। द गवर्नर मे सेंड सेम बिल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असिस्टेंट। गवर्नर उसे सेम बिल को राष्ट्रपति के पास उनके सहमति के लिए भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, कैसे होता है, उनकी पावर्स क्या होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। गवर्नर की नियुक्ति 5 ईयर्स के लिए होती है, बट कैन कंटिन्यू इन ऑफिस टिल ही सक्सेसर ज्वाइंस द ऑफिस। लेकिन जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होता है, दूसरा गवर्नर नियुक्त नहीं होता है, तब तक वो उस राज्य का गवर्नर रह सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, कार्यकाल पूरा होने के बाद, द गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस और कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेट। उसको उससे पद से हटाया भी जा सकता है, ये किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द गवर्नर कैन वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इवन बिफोर द टर्म ऑफ एक्सपायर्स। अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी गवर्नर रिजाइन दे सकता है। पावर ऑफ गवर्नर्स आर एज फॉलोज। गवर्नर की पावर्स निम्नलिखित होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका की पावर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लाइज विद द गवर्नर। राज्य की जो कार्यपालिका की पावर होती है, शक्ति होती है, वो गवर्नर के पास होती है। द गवर्नर यूजेस दिस पावर हिमसेल्फ एंड थ्रू द ऑफिशियल्स अंडर हिम। गवर्नर इस पावर को खुद और उसके अंडर में जो उत्तराधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी सहायता से इस पावर को यूज़ करता है। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन चीफ मिनिस्टर एडवाइस। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ही अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो राज्य का सेवा आयोग होता है उसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। द प्रेसिडेंट नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ रिलेटेड स्टेट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते समय भी राष्ट्रपति गवर्नर की सलाह लेता है, एडवाइस लेता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की कार्यपालिका की पावर। इनकम्पास ऑल सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो कार्यपालिका की जो पावर होती है स्टेट लिस्ट उन सभी विषयों के अंडर में जो रहती है वो गवर्नर के पास होती है। ऑन सब्जेक्ट्स अंडर कंकरेंट लिस्ट द गवर्नर यूजेज हिज एग्जीक्यूटिव पावर और गेटिंग असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। और जो कार्य, जो सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है, उसकी कार्यपालिका के लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके लिए वो प्रेसिडेंट की भी सलाह लेता है। लेजिस्लेटिव पावर, विधायिका की पावर। गवर्नर्स असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिल विच इज पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के द्वारा जो बिल पास होता है उसके लिए गवर्नर की सहमति होना आवश्यक है। ही कैन रिजेक्ट अ बिल और कैन रिटर्न द बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिव्यू। उसको पुनर्विचार के लिए उस बिल को विधानसभा में भेज सकता है या उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस द बिल फॉर द सेकेंड टाइम, अगर विधानसभा
उस बिल को सेकेंड टाइम से फिर पास कर देती है, देन गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असिस्टेंट, तो फिर गवर्नर को अपनी सहमति देनी पड़ती है। ही कैन प्रिजर्व द सेम बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेट्स, उस सेम बिल को वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी रख सकता है। इफ़ द सेशन ऑफ द हाउस इज नॉट प्रोग्रेस देन गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस, यदि सत्र नहीं चल रहा है सेशन का, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर अध्यादेश ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय ताकत, द गवर्नर हैज़ सम फाइनेंशियल पावर एज वेल, गवर्नर के पास कुछ फाइनेंशियल पावर भी है। एनी मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर, गवर्नर की बिना सहमति से, प्रायर अप्रूवल से कोई भी जो मनी बिल होता है उसको विधानसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। मीन्स किसी भी मनी बिल को विधानसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर की सहमति लेना आवश्यक होता है। ही इंश्योर्स द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट इन लेजिस्लेटिव एवरी ईयर, जो बजट पास होता है विधानमंडल में, विधानसभा में, उसको वो इंट्रोड्यूस करता है। नो ग्रांट कैन बी डिमांडेड विदाउट हिज अप्रूवल, कोई भी ग्रांट जो होता है उसको अप्रूव नहीं किया जाता है, उसको स्वीकार नहीं की जाती है बिना गवर्नर की अप्रूवल के। गवर्नर कैन आस्क फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, गवर्नर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पूछ सकता है। एक्स्ट्रा एंड मोर ग्रांट्स फॉर द लेजिस्लेचर, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मोर ग्रांट्स हैं उनके लिए भी पूछ सकता है। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इज अंडर द गवर्नर, राज का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो गवर्नर के अंडर में ही होता है। जुडिशियल पावर, आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नर कैन रिड्यूस और स्टे और चेंज और फॉरगिव अ पनिशमेंट टू अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम अगेंस्ट द लॉज। आर्टिकल 161 के तहत, संविधान का जो आर्टिकल 161 है उसके तहत गवर्नर क्या कर सकता है, किसी की सज़ा को कम कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को दिया गया है। विच आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट विच कम अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, जो विषय स्टेट लिस्ट के तहत आते हैं और कार्यपालिका के तहत जो ताकत शक्ति प्राप्त है गवर्नर को, उसके तहत। बेस्ड ऑन हिज रिपोर्ट द सेंट्रल कैबिनेट कैन गिव इट्स रिकमेंडेशन टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एज पर आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के तहत गवर्नर की रिकमेंडेशन पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अदर पावर्स, अपार्ट फ्रॉम एबव पावर्स, जो उपयुक्त पावर्स बताई गई हैं उनके अलावा द गवर्नर होल्ड मैनी अदर पावर्स, गवर्नर के पास और दूसरी पावर्स भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड पावर्स ऑफ द कैबिनेट इन द स्टेट, राज्य में कैबिनेट की क्या पावर्स होती हैं, क्या कैसे उनका गठन होता है, उनके बारे में बताइए। आंसर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर्म्ड एज फॉलोज, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है उसका गठन निम्नलिखित तरीके से होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के गठन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 164 सीज, आर्टिकल 164 कहता है दैट द गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, एंड विल अपॉइंट द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री की सलाह पे दूसरे मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। द एक्सेप्टेड प्रेसिडेंट्स ऑन दिस मैटर इज अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर, और प्रक्रिया ये है, प्रोसेस ये है कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को गवर्नर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द मिनिस्टर्स एंड ही सेंट अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स एंड डिपार्टमेंट्स टू द गवर्नर, मुख्यमंत्री मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार करता है उनके डिपार्टमेंट के सहित और उसको गवर्नर के पास भेज देता है। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इज द प्रिविलेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद होता है उसको बनाने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। नंबर ऑफ मेंबर इन द कैबिनेट इज डिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की संख्या कितनी होगी, ठीक है, इसका निर्णय मुख्यमंत्री लेता है। द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड लिमिटेड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द 15% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के कुल सदस्यों का जो 15%
है वो मिनिस्टर्स हो सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू कीप इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स। मुख्यमंत्री को निम्नलिखित चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वही सिलेक्टिंग द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को सेलेक्ट करते समय निम्नलिखित बातें मुख्यमंत्री को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फॉलोइंग आर द पावर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की पावर्स क्या क्या हैं। पॉलिसी मेकिंग ऑन गवर्नेंस, शासन में नीतियाँ बनाता है। पॉलिसी मेकिंग गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नीतियाँ बनाना सबसे महत्वपूर्ण वर्क होता है मंत्रिपरिषद का। पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, नीति के फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। नो मैटर इफ द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द होम अफेयर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये जो फैसले होते हैं नहीं संबंधित किससे संबंधित हो सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, कृषि, ये संबंधित हो सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट ओनली डिसाइडेड ऑन पॉलिसीज बट आल्सो इम्प्लीमेंट्स देम इन प्रैक्टिस, वो सिर्फ नीतियों को निर्धारित ही नहीं करती है बल्कि उनको लागू भी करती है। सजेशन टू द गवर्नर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एट हायर पोस्ट, गवर्नर को वो सजेशन देती है उच्च पदों पे नियुक्तियों के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है, दैट द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, हेड एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, मेंबर्स होते हैं, लोक सेवा आयोग के जो हेड होते हैं, उनकी नियुक्ति, एंड अदर हायर ऑफिसर्स, और दूसरे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, वो गवर्नर के द्वारा होती है। इन प्रैक्टिस ऑल सच अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं, नियुक्तियाँ होती हैं, ये गवर्नर के द्वारा की जाती हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिव सजेशंस टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेचर, विधानमंडल में भी ये गवर्नमेंट को प्रस्तुत करता है। द मिनिस्टर अटेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो विधान परिषद और विधानसभा को अटेंड करते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चन एंड क्रिटिसिज्म फॉर द मेंबर्स एंड डिफेंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार की नीतियों को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं, और वहाँ जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं उनका उत्तर देते हैं। टू डिसाइड ऑन लेजिस्लेशन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लेजिस्लेशन, कानून निर्माण संबंधी कार्य होता है उसमें भी इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। द सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ द बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर इज डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन सा बिल कब प्रस्तुत होगा, उसका नेचर कैसा है, इसका निर्णय भी मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को तैयार करना। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट बिफोर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष की शुरुआत होने से पहले जो वित्त मंत्री होता है वो विधानसभा में वित्त मंत्री उस बजट को प्रस्तुत करता है। द बजट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बजट को जो नीतियाँ बनाई गई हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा उसके आधार पर तैयार किया जाता है। इंश्योरिंग द पैसेज ऑफ बजट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ऐसा सुनिश्चित किया जाता है कि जो बजट का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये जिम्मेदारी है किसकी, मंत्रिपरिषद की। क्वेश्चन नंबर 6 इज एनालिसिस द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री का क्या योगदान है, क्या रोल है, उसके बारे में विश्लेषण कीजिए। फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री के निम्नलिखित रोल्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का गठन, ये सबसे पहला कदम होता है। दिस इज द फर्स्ट टास्क विच चीफ मिनिस्टर डज आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला कार्य होता है उसका मंत्रिपरिषद का गठन। आफ्टर सेलेक्टिंग द मिनिस्टर्स द चीफ मिनिस्टर सेंड द लिस्ट टू द गवर्नर, मंत्रियों को चयन करने के बाद उनके विभागों के सहित वो लिस्ट गवर्नर को भेजता है। एंड द लिस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर, और वो लिस्ट गवर्नर के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है। द चीफ मिनिस्टर कैन यूज हिज डिस्कशन टू अ ग्रेट एक्सटेंस वाइल सिलेक्टिंग द मिनिस्टर्स, वो अपनी विवेकात्मक पावर जो होती है, अधिक पावर्स का यूज करता है मंत्रियों के चयन के समय। एलोकेशन एंड चेंज ऑफ पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स, मंत्रियों के विभाग को चेंज कर सकता है, उनकी पोजीशन को बदल सकता है। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स डिपार्टमेंट अमंग द हिज कोलिग्स, अपने कोलिग्स के बीच, साथियों के बीच वो डिपार्टमेंट्स को बांटता है। ही कैन आल्सो चेंज द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, परिषद के गठन के बाद भी वो उनके पोर्टफोलियो को, उनके विभाग को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ऑपरेशन ऑफ द कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर कॉल द मीटिंग फॉर द कैबिनेट एंड हेड्स दोज मीटिंग्स, मुख्यमंत्री
कैबिनेट की मीटिंग को बुलाता है और उनकी अध्यक्षता भी करता है। ही प्रिपेयर्स द एजेंडा ऑफ मीटिंग्स, वो मीटिंग का एजेंडा तय करता है। ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट टेक प्लेस एज पर हिज इंस्ट्रक्शन, जितने भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उनकी कार्रवाई मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शन के आधार पर होती है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। द चीफ मिनिस्टर इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट द होल कैबिनेट वर्क्स लाइक ए यूनाइट, मुख्यमंत्री सुनिश्चित करता है कि सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, शासन के दूसरे विभाग हैं, वो और कैबिनेट मिल के एक इकाई के रूप में वर्क करें। इफ़ अ डिस्प्यूट अराइजेज अमॉन्ग 2 और मोर मिनिस्टर्स, यदि कोई झगड़ा उत्पन्न होता है 2 या 2 से अधिक मंत्रियों के बीच में, देन डिस्प्यूट इज रिजॉल्व बाय द चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे झगड़े को मुख्यमंत्री के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है, सुलझाया जाता है। इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द कैबिनेट एंड गवर्नर, गवर्नर और कैबिनेट के बीच वो संबंध स्थापित करता है। चीफ मिनिस्टर हैज़ टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द कैबिनेट एंड गवर्नर, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नर और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित रखे, एक लिंक स्थापित रखे। ही इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं उनके बारे में वो गवर्नर को इन्फॉर्म करता है। एंड टेक्स द मैसेज ऑफ द गवर्नर टू द कैबिनेट, और गवर्नर के मैसेज को कैबिनेट को पहुंचाता है। लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का नेता होता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट का हेड होने के अलावा द चीफ मिनिस्टर इज आल्सो द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो विधानसभा का नेता भी होता है। ही होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द लेजिस्लेशन, वो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोजीशन प्राप्त है लेजिस्लेशन में। बाई बीइंग द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का नेता होने के नाते। एंड लेजिस्लेशन हैपन एज पर हिज विश टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और जो लेजिस्लेशन होता है उसकी इच्छा के अनुसार ही गठित होता है। बीइंग द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही कैन गिव द रिकमेंडेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर, विधानसभा का नेता होने के नाते वो गवर्नर के पास डिसोल्यूशन के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके डिसोल्यूशन के लिए गवर्नर के पास रिकमेंडेशन भेज सकता है, ठीक है, रिकमेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कैसे गठन होता है, ठीक है, उसकी न्याय प्रणाली क्या होती है। आर्टिकल 216 सेज दैट ईच हाई कोर्ट शैल कंप्राइज द चीफ जस्टिस एंड जजेस हु विल बी अपॉइंटेड बाई, आर्टिकल 216 कहता है कि जो हाई कोर्ट जजेस है वो कंप्राइज है चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस के बीच में, जिनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता होती है तो उन जजेस को नियुक्त किया जाता है चीफ जस्टिस के अलावा। दस द प्रेसिडेंट डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट, इस प्रकार राष्ट्रपति डिसाइड करता है हाई कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की नियुक्ति, आर्टिकल 217 का जो पार्ट 1 है कहता है सेज दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जो होता है कोर्ट का उसकी नियुक्ति करता है और दूसरे जजेस की नियुक्ति करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑन एडवाइज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द रिलेटेड स्टेट, जिस राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है उस गवर्नर की सलाह लेता है, उस राज्य के गवर्नर की सलाह लेता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए। ही अपॉइंट अदर जजेस ऑन द एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द एंड गवर्नर, और जो दूसरे जजेस होते हैं हाई कोर्ट की उनकी नियुक्ति के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह लेता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेता है और गवर्नर की सलाह लेता है। फॉलोइंग आर द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जो न्याय प्रणाली है न्यायपालिका उसके निम्नलिखित जुडिक्शन हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिनल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दिस जुडिक्शन प्राइमरली मीन्स हेयरिंग ऑफ केसेस बाय द हाई कोर्ट, प्राथमिक रूप से जो केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। द केसेस कैन बी फ्रॉम फॉलोइंग एस्पेक्ट, जो केसेस हैं वो निम्नलिखित पहलुओं से हो सकते हैं। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानमंडल के जो इलेक्शंस होते हैं उससे संबंधित या पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उससे संबंधित, चुनाव से संबंधित जो डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, ऐसे केसेस की सुनवाई होती है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर जो झगड़े होते हैं,
केसेस रिलेटेड टू एडमर्ली प्रोहिबिटेड मैरिज, कंपनी लॉ, डाइवोर्स एटीसी, इससे संबंधित जो केस होते हैं। फिर आता है रेट जुरिडिक्शन, याचिका। आर्टिकल 226 सेज दैट हाई कोर्ट कैन इश्यू हैबेस कॉर्पस रिट एम्बेरगो क्विवारंटो एंड क्वेटरी। आपने पीछे पढ़ा, ये विशेष स्थिति में याचिका जारी कर सकता है। वेल द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इशू रेट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। चैप्टर में आपने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेके ही याचिका दायर कर सकता है, जारी कर सकता है। द हाई कोर्ट कैन इशू रेट्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर अदर राइट्स। दूसरे राइट्स के लिए भी, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है, वो याचिका जारी कर सकता है। अपीली जुरिडिक्शन, अपीली क्षेत्राधिकार। द अपीली जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी 3 कैटेगरीज। जो अपीली जुरिडिक्शन है उसकी 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सा है? सिविल। एन अपील कैन बी फिल्ड इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन केस ऑफ इनकम टैक्स, पेटेंट, डिजाइन, इनहेरिटेंस etc। इन सब मुद्दों से रिलेटेड अगर कोई झगड़ा है तो ऐसी स्थिति में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। क्रिमिनल, इफ अ क्रिमिनल हैज बीन गिवन द सेंटेंस फॉर 4 और मोर ईयर्स डेथ सेंटेंस बाय अ सेशन कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा किसी को दंड दिया गया है तो वो हाई कोर्ट में उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। ही कैन अपील इन हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल, इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व देन द केस कैन बी अपील इन द हाई कोर्ट। अगर संविधान संबंधित कोई इंटरप्रिटेशन है, कोई व्याख्या है, उससे संबंधित कोई केस है तो उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। So it's all about your solutions. So please do it in your notebooks. If you have any query, any problem, then you can comment in comment box. Okay.